हाँ जी, क्या चाल है? बढ़िया। तुम लोग पढ़ रहे थे वंशानुक्रम, है ना? अच्छा, कौन बताएगा वंशानुक्रम किसे कहते हैं? व्हाट इज हेरेडिटी? वंश का अनुक्रम। और वंश का मतलब? हम सब में पाई जाने वाली विशेषताएं, गुण, लक्षण, जिसमें हमारा रंग, रूप, आकार, शरीर की रचना, मानसिक संरचना, ये सब जो हम में निहित हैं, इन सब के टोटल योग को कहा जाता है वंशानुक्रम, जो हम लोगों में हमारे पेरेंट्स से आता है। ठीक है? ये जैविकीय प्रक्रिया है कि भौतिक प्रक्रिया? मोना, जैविकीय प्रक्रिया है, मतलब फिजिकली ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। ठीक है? इस जैविकीय प्रक्रिया के लिए जो शुरुआत होती है, मतलब हमारी बॉडी का जो निर्माण होता है, मानव जीवन का प्रारंभ मूलतः एक कोशिका से होता है। क्वेश्चन यही था, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, तो मूलतः एक कोशिका से होता है और उस कोशिका का नाम जाइगोट। उसे संयुक्त कोश भी कहा जाता है। तो संयुक्त है इसका मतलब दो से मिलकर बना है। तो जो दो दिन से मिलकर बना है वह उत्पाद कोश, जर्म सेल्स। ठीक है? पहला कौन सा? पितृकोश, और दूसरा मातृकोश। तो स्पर्म और ओवम दोनों मिलके जाइगोट को बनाते हैं। तो जो हम लोगों में गुण और लक्षण आते हैं, वंशानुक्रम की विशेषताएं आती हैं, क्या वो गुणसूत्रों के द्वारा तय होती हैं? क्या वो गुणसूत्रों के द्वारा तय होती हैं? एग्जैक्टली, है ना? गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो मातृकोश में कितने होते हैं? 23, और पितृकोश में वहां भी 23। तो जाइगोट जो बनेगा वो 46 या फिर 23 जोड़ों से बनेगा। ठीक है? उसके बाद जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या निहित होते हैं? जीन्स निहित होते हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। और हर एक जीन किसी ना किसी गुण या विशेषता का वाहक होता है। मतलब वो जो मदर में है वो बच्चे तक लाएगा, फादर में है उसको भी बच्चे तक लाएगा, इसलिए वाहक हो गया। ठीक है? ट्रांसमिट करता है चीजों को यहां से वहां। इसलिए मुख्य रूप से वंशानुक्रम का निर्धारक कौन होता है? जीन्स होता है। ठीक है? अगर जीन्स ऑप्शन में नहीं है तो गुणसूत्र भी होता है ना, क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। अब जो संयोजन हो रहा है 46 का, वहां पर दो सिचुएशन है। पितृकोश में गुणसूत्र जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? X और Y। मातृकोश में X और X। तो जो X और X का संयोजन होगा वहां संभावना संतान की पुत्री होने की है, और जहां X और Y का संयोजन होगा वहां लड़का होने की संभावना है। या कंफर्म है? अरे संभावना क्या कंफर्म है ना? बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, यहाँ क्या संभावना होगी? ठीक है? हाँ, ये हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन होगा वो XX का होगा या तो XY का होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहां तक हमने कल समझा। आगे चलें तो फिर कई जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस प्रोसेस को स्टडी किया, समझा, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद उन्होंने कुछ सामान्य चीजें देखी वंशानुक्रम में। और उन सामान्य चीजों को जब एक व्यक्ति के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, कई लोगों के साथ देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो वंशानुक्रम है इसके कुछ सिद्धांत हैं। क्या है? सिद्धांत हैं या फिर कुछ नियम है। मतलब वंशानुक्रम की जो प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी कुछ थ्योरीज पर बेस्ड है, कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इसके कुछ लॉज हैं। ठीक है? अब ये जो लॉज हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक लॉ की अगर हम स्टडी करते हैं तो कोई दूसरा लॉ उसके अलावा भी दूसरी बात करता है, तीसरा लॉ उन दोनों के अलावा तीसरी बात करता है, कोई चौथा लॉ इनके अलावा कोई अगली बात करता है। तो कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज दिए, अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए। फिर भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिनकी लॉ ज्यादा मान्य है, जिन्हें ज्यादा व्यवहार में देखा गया है, उन्हें लॉ ऑफ हेरिडिटी के रूप में लोगों के साथ, व्यवहार के साथ, या फिर हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है? तो बहुत सारे लॉ ऑफ हेरिडिटी हैं,
उनमें से कुछ चुनिंदा लो ऑफ हेरिडिटीज जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा व्यापक तरीके से स्वीकार किया गया है, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो नाउ टॉपिक इज वंश क्रम के सिद्धांत। लॉज ऑफ हेरिडिटी। अब देखिए, लो किसे कहते हैं? हम कौन से कम है किसी से, तो हम नहीं मानेंगे। हम पूछेंगे भैया आपके विचार को हम क्यों माने, तो बोलेगा देखो रुको मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं। तो आप बोलेंगे दिखा, तू दिखाएगा तो मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो फिर वो उसके विचारों को प्रयोगों के द्वारा कर्म सिद्ध करता है, और सिद्ध करने के बाद जो हम मान लेते हैं, जो चीज व्यवहार में आ जाती है, वो जो पहले विचार था अब क्या बन गया? सिद्धांत बन गया। ठीक है, कैसे बन गया? क्योंकि उसने प्रयोगों के द्वारा उसको सिद्ध कर दिया, तो वो थ्योरी बन गई। अब वो थ्योरी एक जगह, दो जगह, तीन जगह, कई जगह लागू होती है। तो जो चीज सामान्यतः कई जगह लागू होती है वो आगे चल के नियम या प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का विचार, ठीक है, आगे चल के वो सिद्ध हो गया, किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा, तो क्या बन गया? सिद्धांत। और जब वो यूनिवर्सल हुआ, बाकी लोगों के द्वारा भी माना जाने लगा, कई जगह स्वीकृत हुआ, तो क्या बन गया? नियम या प्रिंसिपल बन गया। यहां तक बात समझ आ रही है? तो ये जो हेरिडिटी के लॉज हैं, इन्हें कहीं थ्योरीज कहा जाता है, कहीं लॉज कहा जाता है, कहां कहीं प्रिंसिपल्स कहा जाता है, बट बड़ा कोई डिफरेंसेस इनमें नहीं है। और डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इतना नहीं उलझना, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हेरिडिटी का जो प्रोसेस है, जो एक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, वो किन किन लॉज पे चलता है, वो किस तरीके से काम करता है। बच्चा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है वो किस तरीके से बनता है, कैसे उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। हमें सिर्फ प्रक्रिया को जानना है ताकि हम बच्चे के विकास के बारे में ठीक तरीके से समझ सकें। डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो कई सारे लॉज हैं, उनमें से हम कुछ कॉमन लॉज की बात करेंगे। तो पहला है बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इसको। जर्म प्लाज्म किसे कहते हैं? हमारी बात हुई थी पहले, किसे कहते हैं? हमने जिसको जर्म सेल कहा वही तो है। तो जर्म सेल हो चाहे जर्म प्लाज्म हो, ये दोनों चीज एक ही है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है विज़मैन। ठीक है, विज़मैन बोले या बिज़मैन, WIEZMAN, ये इनकी पूरा नाम है ना, शीट में लिखा हुआ है। तो विज़मैन कहें या बिज़मैन कहें, कोई ज्यादा फर्क तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको विज बोले या भीज बोले, है ना, बस याद रख लेना। अच्छा, जो विज़मैन है वो ये कहते हैं कि हम सब में एक बीज के रूप में, किसके रूप में? बीज के रूप में कोई एक्सिस्टेंस है, जो एक्सिस्टेंस क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, तो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब जब ये स्थानांतरित होता है ना, तो स्थानांतरण के दौरान ये जो बीज है ये कभी समाप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता। तो फिर ये क्या होता है? ये एक उत्पाद कोश को बनाता है। किसको बनाता है? उत्पाद कोश को बनाता है, जिसको हमने क्या बोल दिया था? जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल को बनाता है, और ये उत्पाद कोश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो बीज कोश का नियम ये कहलाता है कि
ये कहलाता है कि किसी भी संतान की उत्पत्ति के लिए जो जर्म प्लाज्म होता है रामराज, वो कभी समाप्त नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे मान लीजिए एक एप्पल का फ्रूट है, तो एक एप्पल का फ्रूट हमने खाया, उसमें से क्या निकले? बीज। बीज को जमीन में डाल दिया, एक नया पौधा, नया पेड़, बहुत सारे एप्पल ही एप्पल, उससे फिर फ्रूट आ गया, फिर उससे बीज निकले, फिर पेड़। तो पता नहीं कब से एप्पल के बीज इस दुनिया में लगातार आगे से आगे चलते आ रहे हैं, और एक एप्पल से कई सारे एप्पल बनते हैं। ठीक ऐसे ही हम इंसानों में या फिर जीवों में भी जो हमारा बीज कोश होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार ट्रांसफर होता रहता है। हमने पढ़ा था कल कि जो जाइगोट है वो जाइगोट स्पर्म और ओवम से बनता है। तो यहां फिर से इसके भी ऊपर स्पर्म ओवम, यहां भी स्पर्म ओवम, तो यहां से यहां ये लगातार आगे से आगे चलता रहता है। इस तरह का एक प्रिंसिपल है, इस तरह का एक थ्योरी है, इस तरह का एक लॉ है जो वंशानुक्रम में काम करता है। ऐसा करना है, बोलो किसका? और क्या नाम दिया उन्होंने इसको? बीज कोश की निरंतरता का नियम। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या आप सहमत है इससे? तो पकड़े इसको भाई हाँ, तो ट्रांसफर हो गया तो फिनिश नहीं हुआ ना, यूं ही कहेंगे अपन। भाई ट्रांसफर हो रहा है तो समाप्त भी तो नहीं हो रहा ना, आगे से आगे चलता चला जा रहा है। अगर ऐसा होता है कि नहीं साहब ये जो बीज है ना इसकी वैलिडिटी केवल 4 पीढ़ी तक, तो उसके बाद समस्या हो जाएगी, तो फिर क्या होता है ना, कैसे चाइना इंडिया नंबर 2 की रेस लगाते, समस्या हो जाती है ना। तो समाप्त नहीं होता, रेगुलर आगे से आगे चलता रहता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। दूसरा नियम कौन सा बताओ, बोलो जोर से। समानता का नियम। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। इंग्लिश वर्ड को याद रखिएगा, हिंदी में कुछ और भी पूछा या बताया जा सकता है। अब देखो लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस जो है इसके कौन है जनक? ये भी आपके विजमेन ही हैं। अब विजमेन दूसरी बात क्या कहते हैं वंशानुक्रम के नियमों को लेके, कि भाई जैसे माता पिता वैसी उनकी संतान। बताओ क्या कहते हैं? तो जैसे से मतलब क्या है? जैसे से क्या मतलब है उनका? जैसे से मतलब सारे गुणों का योग, सारे गुणों का योग। वर्ड्स को पकड़िए। जैसे का मतलब यहां सब कुछ आ गया अलग अलग से, आपको ऐसा नहीं कि शारीरिक विकास मानसिक विकास आयामों पे जाना है। जैसे का मतलब संपूर्ण का योग। ठीक है, क्या आप सहमत हैं इस वाले नियम से? नहीं है? पक्का? क्यों नहीं है? क्योंकि हर केसेस में ये बात लागू नहीं होती। तो क्या विजमेन पूरी तरह गलत है? पूरी तरह गलत भी नहीं है। कई सारे केसेस में आप किसी बच्चे को जाते हुए देखेंगे पीछे से भी, केवल चाल से पकड़ लेंगे ये फला का बच्चा है। फोन पे किसी की आवाज सुनेंगे, बोला अच्छा ये उनकी तरह लग रही है आवाज, है ना, कि ये बच्ची उनकी मम्मी ऐसी थी उनकी बच्ची होगी, ऐसा आपको लग जाता ना। तो जब आवाज से ही आप पता लगा रहे हैं, फेस तो देख के हर कोई बता देगा, फेस की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वही से आप फोन पे पता लगा लेंगे कि फला का बच्चा है। जाते बच्चे को पीछे से देख के पता लगा लेंगे, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी वॉकिंग की स्टाइल से, है ना। इसका मतलब जो 2 मैंने एग्जांपल दिए वो उनके माता पिता के जैसे थे, तभी तो पता लगा। कई बार तो कई बच्चे इतने ज्यादा रिसेंबल करते हैं पेरेंट्स को कि मान लीजिए मम्मी थोड़ी ठीक ठाक ध्यान रखती है, तो जब दोनों माँ बेटी साथ में है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना। होता नहीं ऐसा? अच्छा फादर के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं देखो एकदम खट से बोले होता है। चलो समझ आ गया समानता का नियम। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, हर केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए तीसरा नियम फिर से आ गया, और वो कौन सा है? विभिन्नता का नियम। बोलो कौन सा? विभिन्नता का नियम। क्या कहेंगे हम इसको? लॉ ऑफ वेरिएशन। कि भाई एग्जैक्ट नहीं होता, वेरिएशन पाए जाते हैं।
अब देखो डिफरेंस, विभिन्नता का मतलब और भी इंग्लिश में मीनिंग हो सकता है, लेकिन आपको वेरिएशन का ध्यान रखना है। वेरिएशन का मतलब पूरा का पूरा डिफरेंट होना नहीं है। डिफरेंट शब्द तो पूरी तरह 100% की भी बात करता है, बट वेरिएशन जो है वो 100% की बात नहीं करता। कि वेरिएशन होगा, कितना वेरिएशन होगा हमें नहीं पता। किसी बच्चे में 10% वेरिएशन होगा, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, पता नहीं हमें। हर पेरेंट्स का बच्चे के साथ जो वेरिएशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब बताओ ये नियम है किसका? तो आप लोगों ने डार्विन और लेमार्क को पहले भी कहीं पढ़ा होगा, जब आप 9th और 10th में थे। तो डार्विन और लेमार्क के सिद्धांत आपने वहां पढ़े थे, जिराफ की गर्दन और कई सारे पढ़े थे। तो डार्विन और लेमार्क ऐसा मानते हैं कि भाई एक बच्चा जब बड़ा होता है और फिर वो बड़ा होने के बाद अगली संतति को उत्पन्न करता है, तो वहां बीच में कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो अपने माता पिता के जैसा ही दिखे, वैसा ही हो या वैसे ही उसमें गुण हो, ऐसा जरूरी नहीं है, उनसे विभिन्न भी हो सकता है। अब भिन्न किस किस में हो सकता है? समस्त उसके रंग में, रूप में, आकार में, संरचना में, गुणों में, सब में भिन्नता हो सकती है। इसके लिए इन्होंने 2 चीजों को जिम्मेदार माना। कितनी चीजों को? 2 चीजों को, कि 2 ऐसे लॉजिक हैं, 2 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से संतान माता पिता से भिन्न हो सकती है। तो बताओ खुशबू, पहला कौन सा? पहला है उत्परिवर्तन। बोलो सब। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको अपन? म्यूटेशन। ठीक है। दूसरा कौन सा? प्रकृति चयन। प्राकृतिक नहीं, प्रकृति चयन। क्या बोलेंगे इसको? नेचर्स सिलेक्शन या सिलेक्शन ऑफ नेचर। बात एक ही, मैंने एपोस्ट्रोफी यूज की है यहां पर। अब दोनों को समझो, क्या होता है म्यूटेशन और क्या होता है प्रकृति चयन। क्योंकि हमें बायोलॉजी नहीं पढ़नी, हमें तो सिंपल परिचय पढ़ना है। तो आपको यहां से बहुत डीप में नहीं पूछेगा कि म्यूटेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके साइंटिफिकल टर्म और वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। म्यूटेशन से आगे कभी नहीं बढ़ेगा, अधिकतम इस तक जा सकता है, वो भी कब? कि जब एक बच्चा अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देता है, तो कौन से नियम की वजह से ऐसा हो सकता है। तो फिर वहां 2 वर्ड का आपका आमना सामना होगा। ज्यादा इससे डेप्थ में आपको इस टॉपिक में, एटलीस्ट साइकोलॉजी में नहीं जाएगा, साइंस में जाएगा और साइंस वाली फैकल्टी की टेंशन है। अभी इतना समझ लो आप। म्यूटेशन क्या होता है? देखो, म्यूटेशन का मतलब होता है जब उत्पाद कोष से संयुक्त कोष बन रहा होता है। क्या बोला मैंने? उत्पाद कोष से संयुक्त कोष बन रहा होता है, जर्म सेल से जाइगोट बन रहा होता है। तब उस समय कई बार जब वो सेल्स मैच होती हैं, सेल्स मिलते हैं, उस समय कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो सडन, अचानक, अकस्मात हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट यहां से जो सेल आई वो इस शेप की थी, ठीक, और यहां से सेल आई वो ट्रायंगल शेप की थी। एग्जांपल देके समझाना, ऐसा होता नहीं है। अब वो यहां आते आते ये वाली हो गई गोलाकार शेप में और ये वाली हो गई स्टार में, तो थोड़ा चेंज हो गया ना। अब ये गोलाकार वाली शेप की सेल क्या मदर ने भेजी थी? नहीं। ये स्टार वाली सेल फादर ने भेजी थी? नहीं। लेकिन यहां आके इसको कैसी मिली? संतान को थोड़ी डिफरेंट मिली। तो ये जो चेंज है इस प्रोसेस के दौरान हो गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान जो चेंज हुआ, इस चेंज के लिए क्या मदर फादर जिम्मेदार हैं? नहीं, ये हो गया नेचुरली, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस तरह का जो चेंजेस होता है उसे कहा जाता है उत्परिवर्तन, ठीक है, उसे कहा जाता है म्यूटेशन। समझ में आ गया? बताओ क्या है म्यूटेशन? किस में हो रहा है अचानक? डीएनए में। कब हो रहा है? प्रोसेस के दौरान की पहले की अचानक बाद में जन्म के? प्रोसेस के दौरान। क्यों होता है ऐसा? है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है म्यूटेशन के पीछे। समझ में आ गया? उत्परिवर्तन का मतलब हो गया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जब जीन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना, उसके चलते जो संतान में नए लक्षण या नए गुण दिखते हैं वो म्यूटेशन कहलाते हैं। बात समझ आ गई? दूसरा है आपका प्रकृति चयन। तो प्रकृति चयन वर्ड ही ऐसे दिख रहा है आपको अलग से ही, मतलब क्या हो गया? आपने एक थ्योरी पढ़ी क्या, सर्वाइव द फिटेस्ट?
पढ़ी, उसमें क्या होता है? देखो आपने कभी कभी देखा होगा, मान लो आपके आंगन में घर में कोई पेड़ है अमरूद का, नींबू का, किसी का, उसके नीचे बहुत सारे नींबू के पौधे निकलते हैं बरसात के दिनों में, निकलते हैं ना, बीज गिरे और छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं अपने आप ही। तो क्या वो मान लो 20 प्लांट बने उसके नीचे, वो 20 के 20 वृक्ष बनते हैं क्या आगे चल के? नहीं। कुछ तो कौवे खा जाते हैं, कुछ को पानी नहीं मिलता, कुछ को आपको लगा ये कहां से काटा हो, इसको उठा दिया, कोई एक आध उसमें से संघर्ष करते 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 एक पेड़ बनता है। ऐसा ही है सेंटेंस, क्या बोला मैंने? कोई एक आध उनमें से संघर्ष करते 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 पेड़ बनता है। ऐसे ही जीवों में भी, कई जीवों में ऐसा होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, बिचेस कई बार कई सारे बच्चों को जन्म देती है। तो मान लो 5 बच्चे 7 बच्चे ऐसा ही कुछ ना, काफी संख्या में बच्चे होते हैं। तो वो कुछ एक तो सर्दी में होता है मोस्टली उनका बर्थ, है ना, तो कुछ बच्चे सर्दी से, कुछ एक को मदर फादर को भूख लगी ब्रेकफास्ट कर लिया, कुछ एक को, ऐसा ही है, गलत बोल रहा हूं क्या? कुछ एक को पड़ोसी उठा के ले गए, कुछ एक रास्ता भटक गए। अब उन मान लो एक बिच मदर ने 10 बच्चों को बर्थ दिया, तो उनमें से क्या 10 के 10 बड़े डॉग बन जाते हैं क्या? नहीं, कुछ एक बन पाते हैं, बाकी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही चींटियों के देखे आपने एग्स, कितने सारे, है ना, एग्स से बहुत सारे जीव बनते हैं। कछुए का कभी देखना, कई सारे जीव बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन सारे के सारे बड़े होके वैसे जीव नहीं बनते। कौन बनते हैं? सर्वाइव द फिटेस्ट। मतलब इसी को हमारे डार्विन और लेमार्क ने कहा कि जिनका प्रकृति ने चयन कर लिया, जिनका सिलेक्शन हो गया प्रकृति के द्वारा, वही बड़ा होगा, वही प्राणी बड़ा होगा, या फिर आगे वंशक्रम को बढ़ाने की लेवल पे पहुंचेगा, बाकी पहले ही मर जाएंगे। बात समझ आ गई? यहां तक समझ में आ गई? तो क्या सर्वाइव द फिटेस्ट की थ्योरी जीवन में हर जगह काम करती है? मोस्टली। ये तो चलो बायोलॉजिकल हम समझ रहे हैं, हेरिडिटी के साथ ऑब्वियसली। सर्वाइव द फिटेस्ट की थ्योरी को मैं सिंपली इधर आपकी लाइफ में के साथ जोड़ूं तो जिसका आरपीएससी चयन करेगी, भाई प्रकृति को हटा तो आरपीएससी लिख दो, है ना, सेवा भर्ती चयन बोर्ड रेशमा जिसका चयन करेगी, अरे कोई मत देखो, कोई नाम ऐसे भी चलते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे? कुछ नाम काल्पनिक भी होते हैं, आप क्यों? कुछ भी हो सकता है, आप भी पॉजिटिव, आप तो बस जुड़े रहो, है ना, किसी को कनेक्ट करने के लिए सब चलता रहता है। मैं आपको सिखाऊंगा आगे जब हम यूनिट 5 पढ़ेंगे तो द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग बनाया जाता है, एक शिक्षक क्लासरूम में कैसे अपने टीचिंग को प्रभावशाली बनाए, उसकी टेक्निक्स है सारी की सारी, है ना। तो फिर आप जो पढ़ोगे ना 1 2 3 तो सब हाँ ये ऐसे आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अभी आप बने रहो बस। तो आरपीएससी चयन, है ना, सेवा भर्ती बोर्ड चयन, तो ये सब चयन समझ में आ गया। अब देखो यहां पर होता क्या है कि माता पिता ने या जो भी बायोलॉजिकल मदर फादर है, उन्होंने जब बच्चे को पैदा किया तो 5 बच्चे 10 बच्चे सब में एक जैसे गुण लक्षण जो भी थे वो हो गए। अब 2 बच्चे ही जिंदा रह पाए, बाकी 8 की डेथ हो गई। तो 2 जिंदा क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने पैदा होने से लेकर बाद में इस प्रकृति के साथ अपने आप को समायोजित किया, अपने आप को समायोजित किया, अनुकूलित किया। इस समायोजन और अनुकूलन की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपने आप में कुछ नई क्षमताओं को, कुशलताओं को विकसित किया। समझ आ गई क्या बोला मैंने? भावना, विकसित किया, उन्होंने अनुकूलन किया, समायोजन किया। 2 वर्ड बोले मैंने आपको। अनुकूलन होता है फिजिकल
और एडजस्टमेंट होता है मेंटल। तो एडजस्टमेंट और अडाप्टेशन दोनों की प्रक्रिया अपनाई तभी तो वो जिंदा रहे। मान लो ठंड की वजह से बाकी बहन भाइयों की डेथ हुई, तो जिंदा बचा उसने क्या करा, अपने आप को ठंड से बचने के लिए अपने आप में एक नई क्षमता बनाई, तो अनुकूलन बनाया ना, अडाप्टेशन बनाया अपने आप में, तब जाके वो ठंड से बचा। तो इस अडाप्टेशन की वजह से उसमें जो चीज आ गई वो उसको उसके माता पिता से नहीं मिली थी। आप समझ आ गई? तो ये तो नया गुण उसमें आ गया ना, इस वजह से वो माता पिता से भिन्न है। दोनों बात समझ में आ गई? पहला उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या है, जब वो संयोजन हो रहा था तो जो कुछ चेंजेस आए जीन्स में, है ना, जर्म सेल्स में, वो माता पिता के साथ तो नहीं थे लेकिन बाद में आ गए प्रोसेस के दौरान, तो माता पिता से भिन्न होने के लिए वो म्यूटेशन की प्रोसेस जिम्मेदार हो गई। उसके बाद बर्थ हो गया, ये तो बर्थ से पहले ना, जीवन के प्रारंभ के दौरान। और ये जब बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद, या हो सकता है गर्भावस्था में भी, हो सकता है गर्भावस्था में भी। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मदर और फादर दोनों किसी नेचुरल हिमाचल के रहने वाले हैं, मान लो, या जम्मू के रहने वाले हैं, ठीक। हिमाचल जम्मू अपने आप में क्या है, बहुत अच्छे एरियाज हैं, वहां का फिजिक भौगोलिक बहुत अच्छा है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन उनका जॉब है दिल्ली शहर में। कहां पर है जॉब? दिल्ली शहर में। अब दिल्ली सिटी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा रेडिएशन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब उनकी संतान जो है वो दिल्ली में ही बनी, प्रोसेस दिल्ली में हुआ और वहीं पे बड़ा हो रहा है बच्चा, अभी पैदा नहीं हुआ, गर्भ में ही है। लेकिन इस बच्चे को अपने आप को सरवाइव रखने के लिए जब मां के गर्भ में भी वो है तो रेडिएशन तो आ ही रही है ना। उन रेडिएशन का मतलब क्या होता है, आप मोबाइल को नीचे जमीन में दबा दो, मिट्टी डाल दो, तो भी आप फोन करके देखो रिंग जाती है। समझ में आ गई? तो आप इस कमरे में बंद हो जाएंगे तो भी रेडिएशन तो आ रही है ना। तो अगर जेब में रखते हैं तो कितना खतरनाक है। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब मिट्टी में दबा दिया तो भी रेडिएशन रेज उसमें जा रही है। हम जब बॉडी के साथ अटैच रखते हैं मोबाइल को तो कितना खतरनाक होता है ना। तो वो जो रेज उसमें आ रही है ना, उन रेज से अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष ना तो मदर ने किया था और न ही फादर ने किया था, क्योंकि दोनों हिमाचल या जम्मू के रहने वाले हैं, वहां हिल स्टेशन पे पहाड़ की चोटियों में कुछ नहीं था। लेकिन अब इस संतान को जिंदा रहने के लिए रेडिएशन से सामना करना पड़ रहा है। तो इस संतान ने गर्भावस्था के दौरान भी अपने आप को रेडिएशन से बचाने के लिए अडाप्टेशन कर रही है, अनुकूलन कर रही है। तो क्या एक अनुकूलन का नया गुण आएगा संतान में? वो माता पिता से मिला क्या? नहीं, खुद ने ही बनाया। इस तरह की कई सारी चीजों के साथ लागू होता है ये वाला नियम, जिसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ नेचर। अरे बोलो जल्दी से, यही है क्या? यहां तक समझ में आ गया? हमने 3 लॉज पढ़े। पहले लॉ का नाम बताओ। बीज कोष का नियम किसने दिया? क्या कहते हैं वो? कि बीज कोष कभी समाप्त नहीं होता, ये केवल उत्पाद कोष का निर्माण करता है और उत्पाद कोष आगे से आगे संतानों को उत्पन्न करने में काम करता है। दूसरा समानता का नियम किसने दिया? ये नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता वैसे ही संतान होगी, क्योंकि वो उन माता पिता से ही बनी है, उसकी जाइगोट में दोनों की ही सेल से, इसलिए वो वैसा ही दिखेगा। लेकिन एक और नियम आ गया कि जरूरी नहीं हर बच्चे पे नियम लागू हो, तो फिर विभिन्नता का नियम। अब जब विभिन्नता की बात आ रही है तो व्यक्ति का नाम बताओ। डार्विन और लेमार्क। तो उन्होंने 2 तरह के नियम दिए, उपनियम, कि भाई ऐसा होने के पीछे कारण या तो म्यूटेशन है या तो सिलेक्शन ऑफ नेचर है। म्यूटेशन बर्थ के पहले या बर्थ के दौरान या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस जब हम अस्तित्व में आए तब, बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जब जाइगोट बन रहा था, तो जाइगोट बनने के दौरान जो चेंज आते हैं जिसके चलते संतान माता पिता से भिन्न हो सकती है। दूसरा उन्होंने कौन सा बताया? सिलेक्शन ऑफ नेचर। और ये बर्थ के बाद या फिर गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। बट जाइगोट बनने के बाद की प्रक्रिया है, पहले की प्रक्रिया नहीं है। इस दौरान एक संतान अपने आप को
अपने आप को सरवाइव करने के लिए अडॉप्टेशन करती हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, और अडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट के दौरान नए गुण, नई विशेषताएं उनमें आ जाती हैं, जिसके चलते वो संतानों से भिन्न हो जाते हैं। बात समझ आ गई? मान लीजिए एक दंपति हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और वहां के लोग होते हैं ऐसे पल की तरह से, है ना? अब मान लीजिए उनकी जॉब लग गई एकदम भूमध्य रेखा के ऊपर, जहां पे रोशनी सीधी पड़ती है, तो अब वो तो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, है ना? मान लो थोड़ी बहुत डार्कनेस आ भी गई तो जो ही वापस गए छुट्टियों में, 10 दिन में वापस स्किन उसी मेन फॉर्म में आ जाएगी, है ना? लेकिन उनकी संतान जो गर्भावस्था के दौरान भी सीधी भूमध्य रेखा के नीचे थी, भूमध्य रेखा के ऊपर थी, सनलाइट के नीचे थी, और उसके बाद छोटे से लेके बड़े होने तक इसी के इफेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं चेंज आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? ये संतान अपने आप को इस गर्मी में जिंदा रखने के लिए प्रकृति चयन कर रही है, तो कलर, स्किन के कलर को, ये स्किन को हार्ड बनाएगा, मजबूत बनाएगा कि वो उससे झुलसे नहीं, स्किन डैमेज नहीं हो, और इसको हार्ड बनाएगा तो जो टिश्यूज इनमें बहुत ज्यादा ब्लड होता है वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे, तो हार्ड होते ही जो फेयरनेस है वो ऑटोमेटिकली डार्कनेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। एग्जैक्टली, है ना? परफेक्ट कलर कौन सा होगा? महिमा इज टॉकिंग अबाउट इट। तीनों, हाँ बेटा जी। तो देखो उस 9 महीने के दौरान बच्चे ने बहुत सारा अपने आप में अडाप्टेशन किया है, तो वो स्किल, वो कैपेसिटी, स्किल नहीं, वो कैपेसिटी तो बच्चे में आ गई। अब वहां जाके उसका बर्थ हुआ तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत इजी उस पे आ गया। जैसे मान लीजिए आप बैटरी वाली बाइक चला रही हो, समझो इसको आप, और 3 बैठ गए और थोड़ी हाइट पे चढ़ा रहे हैं, तो बड़े जोर से वो बोलेगी माफ करो माफ करो। अब आगे जाने के बाद आप थोड़े प्लेन में आ गए, फिर ढलान में आ गए, तो ढलान में आने के बाद बिल्कुल इजी हो गई। तो ऐसे ही उस बच्चे में उस दौरान तो यूं मानो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा था, वो जब पॉल्यूशन में डेवलप हो रहा था तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लाइक इलेक्ट्रिक बाइक, वो बड़ा नहीं, बड़ी मुश्किल से वो संघर्ष कर करके उसने वो पीरियड पूरा किया। अब बर्थ के बाद वो कहां चले गए? वापस हिल स्टेशन पे चले जहां पॉल्यूशन नहीं है, तो यूं मानो कि बिल्कुल हल्का हो गया उसका लाइफ, स्ट्रगल उसका खत्म हो गया। लेकिन जो कैपेसिटी बन गई, अब आप कह सकते हैं कि मेरी इलेक्ट्रिक बाइक को हम 3 बैठ के इतनी चढ़ाई पे चढ़ा सकते हैं, मैंने चढ़ा के देखा है, समझ गए? ऐसे ये बच्चा अब लाइफ में दोबारा कभी दिल्ली जैसा पॉल्यूशन मिलता है तो संभवतया एक दूसरे बच्चे की तुलना में ज्यादा ठीक से अपने आप को सरवाइव कर लेगा। ये है इसका मीनिंग, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि बच्चों को या हम सबको टफ सिचुएशन में भी कोशिश करनी चाहिए जूझने की, है ना? आपने कभी देखा कि बहुत विशाल वृक्ष किसी बड़े वृक्ष की छाया में बन सकता है? नहीं। विशाल वृक्ष तो वही बनता है जो अकेला होता है, जिसको किसी की छाया या शेड नहीं मिलती, वो अकेला ही धूप से, बरसात से, ठंड से, आंधी से, तूफान से, गाय से, भैंस से, बकरी से, छोटे बच्चे कलम वो खेलने वाले, उन सब से लड़ता है, तब जाके विशाल वृक्ष बनता है। समझ आ गई? तो हम क्या बनना चाहते हैं? विशाल वृक्ष बनना चाहते हैं। तो जब भी कभी टफ सिचुएशन आए तो बोलना मत मम्मी, है ना? मम्मी क्या करेगी? होता ना लोगों का मोस्टली, छोटी सी दिक्कत आई नहीं और मम्मी तो हाँ उत्परिवर्तन, नहीं यूवी रेडिएशन में समझानी आप जो करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब पहले जब माँ के साथ या पिता के साथ?
नहीं, अगर मान लो अच्छा, आपका कहना यह है कि भाई डीएनए की संरचना में बदलाव इसके अलावा और भी कारणों से हो सकता है। एग्जैक्टली, अगर है तो वो म्यूटेशन में नहीं है, उसे म्यूटेशन नहीं कहेंगे, उसका कुछ और नाम होगा, हमें नहीं पता, है ना, लेकिन म्यूटेशन उसे नहीं कहेंगे। म्यूटेशन जो वर्ड है ये सिर्फ इस प्रोसेस के दौरान होने वाले चेंजेस को ही कहा जाता है। तो फिर हो सकता है इसका थोड़ा व्यापक हो नहीं, हो सकता है अगर वो भी इसमें शामिल है तो मे भी, मुझे इतना डीप नहीं पता, है ना, हो सकता है वो इसमें होता है क्या? हाँ, तो फिर आप लोग सही कह रहे हैं, आपको ज्यादा पता। मैंने पहले ही मेरा रख दिया, मैं आर्ट्स का आदमी हूं, है ना। ठीक है, इतना ज्यादा आप जानना चाहो आप बढ़िया है, जानना चाहिए, बट साइकोलॉजी के रेफरेंस में इतना ज्यादा डीप जाने की मैं आवश्यकता नहीं, इतना डीप पूछेगा भी नहीं। फिर भी जानना है तो अच्छी बात है, जानना तो चाहिए, क्योंकि वो आपके जीएस में जाके काम आएगा। यहां तक क्लियर है क्या? आगे चले, तो हमारे 3 नियम पूरे हो गए। अब उसके बाद आ जाओ फोर्थ लॉ पे, जिसे कहा जाता है प्रत्यागमन का नियम। बताओ इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, अब देखो प्रत्यागमन क्या कहलाता है, दिया किसने, ये बताओ फटाफट। फ्रांसिस गाल्टन ने। बड़ा जबरदस्त नियम है, यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो ये जो नियम है ये क्या कहता है, रिग्रेशन का मतलब, प्रत्यागमन का मतलब क्या है, पहले वर्ड को समझो आप। गमन यानी जाना, प्रति यानी वापस, तो प्रत्यागमन, है ना, ऐसा कुछ है। तो ऐसा नियम जो वापस जाने जैसी बात करता है। तो ये नियम क्या कहता है कर्मा, कि जो माता पिता के गुण होते हैं, किसके? माता पिता के गुण होते हैं, वो सामान्य भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, सामान्य गुण भी हो सकते हैं और विशिष्ट गुण भी हो सकते हैं। तो बताओ पहले तो सामान्य किसे कहेंगे, विशिष्ट किसे कहेंगे? सिंपल, सामान्य वो जो बहुत लोगों में होते हैं वो सामान्य, विशिष्ट वो जो कुछ ही लोगों में होते हैं वो विशिष्ट, है ना। जैसे हिंदी इंग्लिश तो सब सामान्य ही पढ़ते हैं, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने वाले आप विशिष्ट लोग हो, तो विशिष्ट गुण हो गया ना। अब ये देखो, ये नियम क्या कहता है कि माता पिता से जब संतान को गुण और विशेषताएं स्थानांतरित होती हैं, मतलब हेरिडिटी की प्रोसेस होती हैं, तो वो विशिष्ट गुणों को स्थानांतरित करने के बजाय सामान्य गुणों का स्थानांतरण करते हैं। समझ आ गया क्या बोला मैंने? करने के बजाय सामान्य गुणों का स्थानांतरण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं कि सामान्य जो प्राणी हैं, सामान्य जो जातियां और प्रजातियां हैं, ठीक है, वो एक जैसी ही बनी रहे। ठीक है, एक जैसी ही बनी रहे। अगर उनमें ये चेंज होते रहे तो एक जैसी वो बनी नहीं रहेगी। बात समझ आ गई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वंशानुक्रम में प्रत्यागमन का नियम ऐसा कहता है कि माता पिता के जो विशिष्ट गुण हैं वो संतान में स्थानांतरित तुलनात्मक कम होते हैं या नहीं होते, वनस्पत या इन द कंपैरिजन ऑफ सामान्य गुण। सामान्य गुणों का हस्तांतरण ज्यादा होता है विशिष्ट गुणों की तुलना में। बात समझ आ गई? जैसे देखो, विशिष्ट गुण का मतलब है सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट खेलना विशिष्ट, लता मंगेशकर का गाना गाना विशिष्ट, अमिताभ बच्चन का अभिनय करना विशिष्ट। ठीक, तो अब ये नियम, प्रत्यागमन का नियम ये कहता है, फ्रांसिस गाल्टन ये मानते हैं कि
सचिन तेंदुलकर के बच्चे में उसके क्रिकेट खेलने के विशिष्ट गुण स्थानांतरित नहीं होंगे, जबकि सामान्य गुण होंगे। सामान्य कौन से? सचिन की तरह दिखेगा, उसकी तरह बोलेगा, सामान्य काम करेगा, बुद्धि उद्धि उसकी तरह की, लेकिन जो विशिष्टता खेल की है वो उसमें नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाता तो हम में से किसी का नंबर ही नहीं आता। समझ में आ रही है? हम में से किसी का नंबर ही नहीं आता। तो जो टीचर थे वो टैलेंट, उनके बच्चों में सारे गुण आ जाते। तो एक टीचर का बेटा टीचर, व्याख्याता का बेटा व्याख्याता, तो वैकेंसी नहीं निकलती तो वही लोग सिलेक्शन हो जाते। तो ये नेचर क्या करता है? ये सबकी अक्ल ठिकाने लाता रहता है। समझ में आ गई? बहुत चढ़े वापस बैलेंस, बहुत चढ़े वापस बैलेंस, बहुत चढ़े वापस बैलेंस। तो एक बैलेंस चलता रहता है ताकि हर पीढ़ी को अपने आप को सिद्ध करने का, विशिष्ट बनाने का मौका मिलता रहे। अगर हमारे माता पिता से ही हम लोगों में सारा टैलेंट आ जाता, मनोविज्ञान, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाती, तो कोचिंग करने की कहां जरूरत पड़ती? फिर समझ में आ रही है? फिर तो स्कूल और एकेडमी वगैरह सारे सब खत्म हो जाते। इसीलिए ऐसा होता है, प्रकृति इसीलिए ऐसा करती है। थ्योरी समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? क्या समझ में आया? वो ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कौन सा नियम बोलता है कृतिका? प्रत्यागमन का नियम। किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। अब एक बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? कि एक संतान उसके माता पिता के विपरीत होती है। ठीक है? संतान उसके माता पिता के विपरीत होती है, ऐसा किस नियम की वजह से है? तो विपरीत कैसे? भाई विभिन्न तो पढ़ी अपन ने, वेरिएशन तो पढ़ लिया, ये तो विपरीत की बात कर रहा है। अगर वो माँ और मतलब उसकी मदर एंड फादर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे इंटेलिजेंट है, तो मोस्टली ये होता है कि उनके बच्चे जो होते हैं उनकी आईक्यू लेवल कम होता है। पक्का? पापा को बोलूं शाम को? भाई रिया क्या बोल रही थी सर? देखिए, सोरेंसन की डेफिनेशन आपके शीट में लिखी है। सोरेंसन कहते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें सामान्य प्रतिभाशाली, ऐसे ही बहुत निम्न कोटि माता पिता की संतानें निम्न कोटि की हो सकती है। दो चीजें हैं। अब देखो कैसे, वही मैं समझा रहा हूं सोरेंसन के हिसाब से इस वाली चीज को। वो क्या है? मान लीजिए हम बात करें बुद्धि लब्धि को लेके। किसको लेके? इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईक्यू। तो लगभग औसत बुद्धि लब्धि कितनी होती है? औसत लगभग 90 से लेके 100 आईक्यू को हम एवरेज मानते हैं, औसत, सामान्य। ठीक है? और विशिष्ट हो जाएगा आपका 140 से अधिक, ये होगी विशिष्ट। ऐसे ही नीचे जाएंगे अपन तो कई सारी टेबल हैं, लेकिन 25 से कम को हम कहेंगे बिल्कुल ही जड़ बुद्धि। तो ये बहुत निम्न कोटि। जड़ थोड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा प्यारा वर्ड है इडियट। ऐसा ही है, गलत नहीं बोल रहा, पढ़ेंगे आगे। जड़ का ओरिजिनल मीनिंग है इडियट। और इस बुरे शब्द को, बहुत गंदे शब्द को आमिर खान ने इतने बढ़िया तरीके से सिद्ध किया है कि पूरे जमाने को चांटा मारा कि जिसे तुम इडियट समझते हो उसे तुमने वास्तविक रूप से समझा ही नहीं। तो इडियट का नाम देने के पीछे, सर्टिफाई करने के पीछे आपके जो मापदंड हैं वो पैरामीटर ठीक नहीं है, ठीक करने की कोशिश करो। वो जो एक 3 इडियट उस मूवी में जो सबसे बिल्कुल बिना काम का स्कूल से निकालने वाला बेकार इस तरह का समझा जाता है, वही आगे चल के मिस्टर रेंचो या रणछोड़ दास, वही रेंचो है। हाँ, जो सबसे टैलेंट बच्चा था उसको जॉब देने के लिए ऑफर करता है। समझ रहे हैं आप? तो ये 3 इडियट का मतलब ये है कि भाई आप जिसको 25 आईक्यू वाला मानते हैं वो भी पता नहीं किस सेक्टर में बहुत आगे हो।
है ना, पढ़ाई लिखाई एक अलग मापदंड है। तो देखो फटाफट, मैंने आपको आईक्यू वाला कॉन्सेप्ट समझाया सिर्फ इस थ्योरी के लिए कि भाई एक औसत बुद्धि वाले कैटेगरी में 90 से लेके 100 वाले बच्चे, 140 को मान लेंगे बहुत प्रतिभाशाली, और हम 25 वालों को मान लेंगे निम्न कोटि वाले या इडियट। अब मान लीजिए माता और पिता दोनों ही एक वहां मिल गए मसूरी में, कहां मिल गए? अरे आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है, आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। तो आईएएस के ट्रेनिंग सेंटर में मिल गए। आप देखते हैं ना आईएएस, हमारी कलेक्टर मैडम के पति भी, पता है क्या आपको? नहीं पता? बूंदी कलेक्टर है। समझ में आ गया? तो कहां मिले थे? पूछना, मसूरी मिले थे ट्रेनिंग सेंटर में ना। अब मुझे बताओ, ये आईएएस है तो सुपर आईक्यू होगा ना, आईएएस 140 बोल सकते हैं ना अपन। अच्छा, इनके हस्बैंड वो भी लगभग इतने ही, 2-4 ऊपर नीचे कहीं होंगे। अब इनकी जो संतान है वो तो 280 होगी। क्यों भाई? है, कुछ भी हो सकता है। समानता का नियम लगेगा तो 140 भी हो सकता है, विभिन्नता का नियम लगेगा तो कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन प्रत्यागमन का नियम लगेगा तो 140 की बजाय इनकी संतान कहीं ना कहीं 100 के आसपास आईक्यू वाली होगी। यह है प्रत्यागमन का नियम। समझ में आ गई मेरी बात आपको? ठीक है, मतलब किसी भी संतान पे कोई सा भी नियम लागू हो जाता है, एक बच्चे पे सारे नियम लागू हो ऐसा संभव नहीं है। तो प्रत्यागमन का नियम जो किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। वो क्या कहता है कि संतानों में स्थानांतरित होने वाले गुण और विशेषताएं विशिष्ट की बजाय सामान्यता की ओर जाते हैं, जिसके चलते संतानें विपरीत भी हो जाती हैं या सामान्य गुणों को ही वो आगे बढ़ाती हैं। इस तरीके से उच्च बुद्धि लब्धि वाले या उच्च या बहुत प्रतिभाशाली वाले माता पिता की संतानें सामान्य प्रतिभा वाली। ठीक, समझ में आएगा? ऐसे ही मान लो कुछ लोग 25 वाले भी हैं, है ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फेल हो गए। अब ओपन से एग्जाम देने गए। डू यू नो ओपन? है ना, कोटा। तो ये तो मिले मसूरी में और वो मिले कोटा में, दोनों ही ओपन से देने गए थे। अब जब एक 25 वाला है, दूसरा 26 वाला 24 वाला होगा, है ना, दोनों 3-4 बार इधर तो काम हो गया उनका, भैया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहीं स्वीकार नहीं कर रहा। अब निम्न कोटि हो गया ना। अब बताओ इनका बच्चा अब नीचे क्या जाएगा? निम्नतम तो पहले ही दोनों ही है, अब नीचे नहीं जाएगा ना। तो सोरेंसन कहते हैं कि बहुत निम्न कोटि वाले माता पिता की संतानें कम निम्न कोटि, मतलब अब ये ऊपर आएंगे। अगर ये दोनों 25 आईक्यू वाले हैं तो हो सकता है ये इनका बच्चा 70 का हो, 80 का हो, 50 का हो, एटलीस्ट 25 का तो नहीं होगा। यह है प्रत्यागमन का नियम। तो ये 25 भी विशिष्ट है क्या, या 140 ही विशिष्ट है? दोनों ही विशिष्ट हैं। ये बीच वाला सामान्य या औसत, और ऊपर वाला भी विशिष्ट और नीचे वाला भी विशिष्ट। तो विशिष्टता दोनों जगह लागू होती है। हम नीचे जाएंगे तो भी विशिष्टता, ऊपर जाएंगे तो भी विशिष्टता। अब समझ में आ गई? तो कहीं टेंशन मत लेना कि माता भी बहुत टैलेंट, बेटा ही बहुत टैलेंट, फिर ये जो पति भी टैलेंट, पत्नी भी टैलेंट, तो ये क्या हो गया? कहां गया? फ्रांसिस गाल्टन। समझ में आ गई? अच्छा, ये भी डल और ये भी डफर, फिर ये बच्चा कहां से आ गया? समझ में आ गई? समाज में कई सारी मिथक धारणाएं बनी होती हैं, क्योंकि समाज माता पिता के जैसे ही संतान चाहता है, क्योंकि बाकी वो जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ना उन्होंने म्यूटेशन पढ़ा, ना सिलेक्शन ऑफ नेचर पढ़ा, ना उन्होंने रिग्रेशन को पढ़ा, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो एक बार बना लो इसको। वैसे ये चीज बनाओ, ये जरूरी है जो मैंने समझाया, शीट में शायद नहीं होगी। ये भी विशिष्ट का दायरा और ये भी विशिष्ट का दायरा और ये सामान्य। ठीक है,
ये विशिष्ट से सामान्य की ओर आ रहे हैं और ये भी विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं, इसे कहते हैं प्रत्यागमन। ये मैंने बुद्धि को लेके समझाया, ये कहीं स्मार्टनेस को लेके हो सकता है, ब्यूटी को लेके हो सकता है, लंबाई को लेके हो सकता है, किसी काम को करने की क्षमता को लेके हो सकता है, कुछ भी किसी भी गुण के साथ ऐसा प्रदर्शित हो सकता है। कहीं भी कुछ भी नहीं आए तो बिंदास पूछा करो, है ना। पूछने से जो हम क्यों नहीं पूछते हैं, हमें थोड़ा बराबर वालों में इंसल्टिंग फील होती है। नेचुरली मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो मुझे लगेगा यार मैं पूछूंगा तो ये पड़ोसी क्या सोचेगा, इतना भी नहीं आता। अगर ऐसा आभास हो तो पड़ोसी को पूछ के देख लो, तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, उसे भी नहीं आता, है ना। इसलिए किसी पड़ोसी के साथ एटलीस्ट सीखने के दौरान आप उससे प्रश्न होने की आवश्यकता ही नहीं, उसे भी नहीं आता। दूसरी बात, गलत करने से लाइफ में जगह जगह इंसल्टिंग होती है, तो पूछने से एक बार इंसल्ट हो जाए, हो जाने दो। एक बार इंसल्ट अच्छी है कि लाइफ टाइम इंसल्ट अच्छी है, इसलिए पूछो बिंदास। मेरे साथ ही नहीं, चलो मैं तो खूब अवसर देता हूं आपको, लेकिन बाकी भी कहीं किसी भी क्लास में, कहीं भी जीवन में, कहीं भी बिंदास पूछो। पूछने वाला, वो कहते ना पहले के लोग पूछते पूछते गंगा जी पहुंच जाते थे, उनका आस्किंग ही जीपीएस था, गूगल मैप चलता था, जगह जगह रुका रुका के पूछ रहे हैं, है ना। तो पूछने वाला कभी ठगाता नहीं है, सीधी सी कॉमन सी बात है। इरेज कर दूं क्या? देखिए नेक्स्ट लो कौन सा बताओ। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, नंबर कौन सा था? क्या लिखा मैंने? ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। इंग्लिश के साथ ज्यादा समझना आपको। ट्रांसमिशन किसे कहेंगे? एक से दूसरे में ट्रांसफर होना, ट्रांसमिट होना, ये है ट्रांसमिशन। किसका ट्रांसमिशन? पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि हम सब में जो गुण है, या तो वो बाय बर्थ है, इननेट है, या फिर वो एक्वायर्ड है, मतलब या तो हमने हासिल किए हैं, अर्जित किए हैं, या फिर जन्मजात माता पिता से मिल गए हैं। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुण या लक्षण जो हमें वंशानुक्रम में मिलते हैं उन्हें कहते हैं ट्रेड्स। बात समझ आ गई? ऐसे गुण या लक्षण विशेषताएं जो वंशानुक्रम में मिलती हैं उन्हें कहते हैं ट्रेड्स। कलेक्शन, उनका ग्रुप, सबको मिला के ट्रेड्स कहा जाता है। तो बताओ किसने दी थ्योरी? लेमार्क ने। देखो लेमार्क क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को उच्च स्तर पे लाने के लिए, प्रकृति के साथ अपने आप को अनुकूलित और समायोजित करने के लिए, या फिर अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में कई सारे नए नए गुणों को अर्जित करता है। ठीक है, कई सारे नए नए गुणों को अर्जित करता है। तो जो इसने अपने जीवन में गुण अर्जित किए, वो गुण उसको उसके वंशानुक्रम में तो नहीं मिले, ठीक है, उसके वंशानुक्रम में तो नहीं मिले, उसके माता पिता से नहीं मिले, उसने खुद ने बनाए। तो उसने खुद ने जो बनाए, क्या उन्हें भी वो अगली संतान को स्थानांतरित करेगा, या केवल उन्हें ही करेगा जो उसको मिले हैं माता पिता से? आप इसको सिंपल यूं समझो, एक व्यक्ति है, उसके पास उसके माता पिता से उसको 10 बीघा जमीन मिली, ठीक है, उसने खुद ने बहुत मेहनत की और उसने 6 बीघा और नई खरीद ली, ठीक है। अब ये कितने का मालिक हो गया? अब इसके 2 बच्चे हैं, या मान लो एक ही बच्चा है, एक बेटा एक बेटी है ना। तो इसने बेटे को दिया है, बेटी को भी दिया। अधिकार किसका है? दोनों का। हाँ, लड़ने मत लग जाना। अधिकार दोनों का है, लेकिन
हमारे समाज में अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बेटा बेटी दोनों को बराबर शेयर किया जाता है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां बेटे को शेयर करते हैं तो बात बराबर है। अगर पिता वाले में से शेयर ले लिया तो जहां गई वहां भी तो वो ननद है, तो वहां का शेयर आगे चला गया। बात वही की वही है ना, जो भी रहा हो समाज का। तो अब मुझे बताओ, ये जब अपनी संतान को ये जमीन देगा तो बोलेगा नहीं ये 6 बीघा मैं तुझे नहीं दूं, ये तो मैंने अर्जित की है, वंशानुक्रम में तो मेरे को 10 मिली थी। तो कोर्ट मानेगा क्या इसकी? बोलेगा भैया वंशानुक्रम में आपको 10 मिली थी, अच्छा आपने, लेकिन मालिक तो 16 के हो गए, तो ये 16 की 16 आपकी संतान को जाएगी। समझ में आ गई? हाँ या ना? ऐसे सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने क्रिकेट खेलना नहीं सीखा था, उनमें क्रिकेट का स्किल नहीं था, तो वो सामान्य गुण और विशेषताएं तो उनको उनके माता पिता से मिल गई। अब इन्होंने रात दिन मेहनत करके क्रिकेट का स्किल, क्रिकेट के गुण, क्रिकेट की दक्षताएं हासिल की, अर्जित की, एक्वायर्ड की। अब जब इनकी संतान होगी तो हो सकता है समानता का नियम लग जाए और ये सारे के सारे गुण विशेषताएं अपने बेटे में चली जाएं, जैसे अमिताभ बच्चन की अभिषेक बच्चन में। आप समझ आए क्या? उस जमाने में कंपटीशन नहीं था तो वो अकेला ही था, अब बहुत कंपटीशन है बेचारा। फिर एक सबसे बड़ा कारण रिसेंटली मैंने भी आपको 2 मिनट पहले कहा था कि वृक्ष वही बनता है जो खुद अपना वजूद बनाता है। ये पिताजी की वजह से चले हैं, तो कब तक चलेंगे भाई? जब तक पिताजी का बोलबाला है तब तक। एक लेवल के बाद पिताजी का सितारा डाउन होगा, अब में अगर दम है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक मजे की बात और देखो, वंशानुक्रम का गजब का नियम है। अभिषेक बच्चन की एक बहन भी है, किसी मूवी में देखा, किसी सीरियल वगैरह में कहीं देखा, स्टेज पे कहीं भी? इसका मतलब विभिन्नता का नियम, यही कहेंगे ना। मतलब ये हुआ कि अब देखो मजे की बात, अमिताभ बच्चन वही मसूरी वाला सीन, खुद ही बहुत बड़ा हीरो, और इधर वही बहुत बड़ी एक्ट्रेस, दोनों जबरदस्त अभिनय के मालिक हैं, तो संतान को तो सुपर डुपर होना चाहिए ना। तो कौन सा नियम? फ्रांसिस गाल्टन का नियम। अब समझ आ गया? विशेषता नहीं आई अभिषेक बच्चन में, सामान्य ही आई। अब तो समझ में आ रहा है फ्रांसिस गाल्टन कि वो तो 140 वाले थे, दोनों ही उनके जमाने के सुपरस्टार, स्टार ऑफ द मिलेनियम। बट ये कई बार तो मूवीज भी नहीं मिलती बेचारे को। जो भी है डजेंट मैटर, बट फ्रांसिस गाल्टन भी लागू होता है ना। दूसरा, जो उसने स्थानांतरित किया, अगर इसको अलग अंदाज में देखे तो वो अभिषेक बच्चन में भी आ गया, तो अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। तीसरा, उसकी बहन श्वेता में नहीं है तो विभिन्नता का नियम भी लागू होता है ना। कितनी जबरदस्त सिचुएशन। अब जो वो बच्ची है आराध्या, देखो सब जानते हैं क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि इधर ऐश्वर्या राय इससे भी जबरदस्त है ना। भले ये 19-20 है लेकिन वो तो 21 ही है। अरे है ना, ऐसा ही है। आज भी डिमांड अगर मार्केट में देखो तो कई गुना ज्यादा है ना। तो आराध्या कैसी होगी? पता नहीं फ्रांसिस गाल्टन का नियम काम करेगा, लेमार्क का नियम काम करेगा, है ना, या बिजमैन का नियम काम करेगा, हमें नहीं पता। अब समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वंशानुक्रम के नियम अलग अलग हैं, लेकिन हर एक कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। इसलिए हम न अकेले अभिषेक बच्चन वाले नियम को मान सकते, न अकेले श्वेता वाले नियम को मान सकते, न अकेला अमिताभ बच्चन वाले नियम को मान सकते। पता नहीं कौन सा नियम कहां किस तरीके से काम करता है। बात समझ आ गई? तो ये कहता है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। क्या होगा इसकी व्याख्या? कि एक माता या पिता या दोनों के द्वारा अपने जीवन में जो गुण और विशेषताएं हासिल की जाती हैं वो उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संतानों में स्थानांतरित कर दी जाती हैं। यह नियम कहलाता है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। यहां तक सेंटेंस दोबारा बोलूं, हालांकि सीट में लिखा है मैंने जो बोला, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। एक माता व पिता दोनों हो सकते हैं,
के द्वारा अपने जीवन में अर्जित गुण और विशेषताएं, अपने जीवन में अर्जित गुण और विशेषताएं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संतति में स्थानांतरित कर दी जाती है। ऐसा इस नियम के द्वारा लेमार्क ने एक्सप्लेन किया। ठीक है।